हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है महाराणा कुंभा। इस वीडियो में हम मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बारे में, उनके जीवन, उनके समय की विभिन्न उपलब्धियों, उनके द्वारा प्राप्त की गई विभिन्न विजयों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। सबसे पहले महाराणा कुंभा के अगर जीवन की बात करें तो उनके प्रारंभिक जीवन की, उनका जन्म 1403 ईस्वी में हुआ था और वे मेवाड़ के महाराणा मोकल के सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था और कुंभा मोकल की हत्या होने की वजह से 1433 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। महाराणा मोकल की हत्या उन्हीं के सौतेले भाइयों चाचा और मीरा के द्वारा कर दी गई थी। कुंभा स्वयं उस शिविर में उपस्थित थे जहां महाराणा मोकल की हत्या हुई और उनकी भी हत्या करने का प्लान था, पर वो स्पॉइल हो गया और महाराणा कुंभा जो हैं उस शिविर से भाग निकलने में सफल रहे। महाराणा कुंभा के लिए मेवाड़ के विभिन्न उस समय के साहित्यिक ग्रंथों, साथ ही विभिन्न जो प्रशस्तियाँ और शिलालेख हैं उस समय के, जिनमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इनमें विभिन्न उपाधियाँ जो हैं उनका प्रयोग किया गया है और जिनके अंदर महाराजाधिराज, राव राय, राणे राय, राजगुरु, हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य इत्यादि उपाधियों से उनको नवाजा गया, उनको अलंकृत किया गया। महाराणा कुंभा के समय की प्रारंभिक कठिनाइयों, उनके शासनकाल की प्रारंभिक कठिनाइयों की अगर बात करें तो सबसे पहली जो कठिनाई थी कि उनके जो पिता थे मोकल, उनके हत्यारे, उनके स्वयं मोकल के सौतेले भाई चाचा और मीरा तथा मेहपा पवार जो था, उन्होंने एक गठबंधन बनाया, मोकल की हत्या कर दी और कुंभा के खिलाफ भी बहुत से राजपूती सरदारों को उन्होंने अपने पक्ष में कर रखा था। तो मेवाड़ी जो सरदार थे उनमें भी आपस में फूट पड़ी हुई थी और महाराणा कुंभा जब 1433 में शासक बने तो उनकी स्थिति दरबार में इतनी मजबूत नहीं थी। तो पहली समस्या ये थी कि जो विरोधी थे उनके, उनको दबाने की। फिर इसके अलावा मेवाड़ के जो पड़ोसी राज्य हैं, जिनमें मालवा और गुजरात, जहाँ पर दोनों जगहों पर मुस्लिम सल्तनतों का शासन था, मुसलमान शासकों का शासन था, और चूंकि ये पड़ोसी राज्य थे तो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे से टकराती थी। और साथ ही इस समय दिल्ली सल्तनत जो थी वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और अपने इन विभिन्न अधीन राज्यों, जिनमें मालवा और गुजरात शामिल थे, उन पर वो अपना कंट्रोल और नियंत्रण बनाए रखने में सफल नहीं हो रही थी या असफल हो रही थी। इन राज्यों में अब स्वतंत्र शासक जो हैं वो बन चुके थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। तो मेवाड़ क्योंकि इनका पड़ोसी राज्य था तो अपने राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए मेवाड़ इनका टारगेट इस समय था। तो मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों के आक्रमण का खतरा हमेशा से बना रहा। इसके अलावा मोकल की हत्या के बाद में जो असमंजस और जो गड़बड़ी की स्थिति पैदा हुई और उसके दौरान जो पड़ोसी राजपूत शासक थे, राजपूत राज्य थे, उनके द्वारा मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करने का इसे उचित समय समझा गया और इसीलिए मेवाड़ को उनसे भी खतरा बना हुआ था। साथ ही कुंभा जो था उसके लिए ज़रूरी था कि मेवाड़ी सरदार जो हैं उन पर भी वो अपना नियंत्रण बनाए रख सके। तो ये कुछ प्रारंभिक समस्याएं थी। कुंभा की स्थिति बहुत कमज़ोर थी और मेवाड़ में उसे अपना प्रभाव स्थापित करना था, इसीलिए कुंभा ने राव रणमल का सहयोग प्राप्त किया, जो कि उसके मामा अपने रिश्ते में लगते थे। ये मारवाड़ का शासक था राव रणमल। तो राणा कुंभा जो है उन्होंने इन्हें आमंत्रित किया। रणमल जो है वो अपनी सेना लेकर के, राठौड़ी सेना लेकर के मेवाड़ आया और उसने कुंभा को सहयोग प्रदान किया। कुंभा की स्थिति अपने शुरुआती दौर में मेवाड़ में मजबूत बनाने में राव रणमल का बहुत अहम योगदान रहा। इसने सिसोदिया सेना के साथ, सिसोदिया और राठौड़ सेना दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से अभियान किया चाचा और मीरा के विरुद्ध, जिन्होंने महाराणा मोकल की हत्या की थी। तो अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने में राणा कुंभा का सहयोग राव रणमल के द्वारा किया गया। चाचा और मीरा इस युद्ध में मारे गए और चाचा का जो पुत्र था अक्का और मेहता पंवार, जो इनका सहयोग कर रहा था,
ये लोग भाग करके मांडू चले गए। मांडू में मांडू मालवा की राजधानी था और मालवा में महमूद खिलजी का शासन था। महमूद खिलजी ने इन लोगों को अपने यहाँ शरण दी। इससे पहले जो चूंडा था, मोकल का जो बड़ा भाई था चूंडा, वो भी ऑलरेडी मालवा में उपस्थित था या मालवा में उसने भी शरण ली हुई थी। साथ ही में कुंभा का जो भाई था खेमकरण, वो भी नाराज़ होकर के, क्योंकि उसे अपनी मन की जागीर प्राप्त नहीं हुई थी और मेवाड़ जो है कुंभा को मिल गया था, तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट था। और खेमकरण ने सादड़ी पर, बड़ी सादड़ी जो है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और कुंभा की सेना ने उसे पराजित कर दिया। तो खेमकरण भी भाग करके मालवा चला गया। तो मेवाड़ में जो कोई भी विद्रोह करता था और कुंभा के द्वारा पराजित कर दिया जाता था, वो भाग करके मालवा में जा कर के शरण ले लेता था। तो मालवा जो है मेवाड़ के विद्रोहियों का शरणगाह बना हुआ था, आश्रय स्थल बना हुआ था। राव रणमल जो हैं, उन्होंने शुरुआती दौर में कुंभा की सहायता की, लेकिन धीरे धीरे मेवाड़ में राव रणमल का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया और उन्होंने जो विभिन्न ऊंचे पद थे चित्तौड़ में आसपास, वहाँ पर अपने विश्वास पात्रों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया। राठौड़ों के इस बढ़ते हुए प्रभाव से महाराणा कुंभा स्वयं चिंतित हो गए और उन्होंने राव रणमल के विरुद्ध जो स्थानीय मेवाड़ी सरदार थे उनका पक्ष लेना विभिन्न मामलों में शुरू कर दिया। राव रणमल ने इस दौरान जो चूंडा का भाई था और मेवाड़ी सरदारों का, स्थानीय सरदारों का नेता था राघव देव, उसकी षड्यंत्र करके उसकी हत्या करवा दी। और इसी का प्रतिशोध लेने के लिए राव रणमल की हत्या फिर मेवाड़ी सरदारों ने उसकी प्रेमिका भारमली के साथ षड्यंत्र करके 1438 में करवा दी। तो 1438 में राव रणमल की मेवाड़ में हत्या कर दी गई। राव रणमल ने महाराणा कुंभा की स्थिति को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग किया, लेकिन क्योंकि उसने यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया तो कुंभा भी चिंतित हो उठे और इसीलिए मेवाड़ी सरदारों ने उसकी जब हत्या कर दी तो कुंभा ने उनका कोई विशेष विरोध नहीं किया। इसकी खबर, राव रणमल की हत्या की खबर जब उसके बेटे जोधा, राव जोधा तक, जिन्होंने बाद में जोधपुर की स्थापना की, उन तक पहुंची, तो वो भी मेवाड़ में थे। वो मेवाड़ से भाग निकले, राठौड़े जो सैनिक थे उनके साथ में, और राव चूंडा के नेतृत्व में इनका पीछा भी किया गया और इन्होंने मारवाड़ तक इनको खदेड़ा और मारवाड़ में जो मंडोर का दुर्ग है, मंडोर पर इन्होंने अधिकार कर लिया। मारवाड़ की पहले राजधानी मंडोर ही था, तो मंडोर पर चूंडा के द्वारा अधिकार कर लिया गया। अब हम राणा कुंभा की प्रारंभिक विजयों के बारे में अध्ययन करेंगे। जब मेवाड़ में उन्होंने अपनी आंतरिक स्थिति थोड़ी मजबूत कर ली तो उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को विजय करना या उन पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधिकार में लाना शुरू किया। इनमें सबसे पहले उन्होंने आबू और पूर्वी सिरोही की विजय की। सिरोही में देवड़ा चौहान जो हैं वो शासन करते थे, उनका राज्य था यहाँ पर, और इस समय सहसमल नामक शासक जो है यहाँ पर शासन कर रहा था। कुंभा ने यहाँ अधिकार करने के लिए डोडिया सरदार नरसिंह को 1437 में सिरोही पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मेन कारण ये था कि सिरोही का जो क्षेत्र है, आबू और सिरोही, वो गुजरात से जुड़े हुए हैं। तो गुजरात और मेवाड़ के बीच में ये क्षेत्र आता है, तो इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करके इसे एक बफर राज्य के रूप में राणा कुंभा जो है यूज़ करना चाहता था, क्योंकि अगर गुजरात के शासक आक्रमण करते हैं तो उन्हें सिरोही होकर के मेवाड़ की ओर आना पड़ेगा। तो अगर मेवाड़ के अधिकार में आबू और सिरोही का क्षेत्र रहता है तो मेवाड़ पर आने से पहले ही गुजरात की सेना को रोका जा सकता है। इसीलिए इस क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए कुंभा ने सरदार नरसिंह को भेजा और आबू और पूर्वी सिरोही का जो क्षेत्र है वहाँ पर कुंभा के द्वारा अधिकार कर लिया गया। इसके बाद में मंडोर तथा सोजत की विजय। राव चूंडा जो हैं, जब राव रणमल की हत्या के बाद में राव जोधा और राठौड़ी सेना का पीछा राव चूंडा जो कि मेवाड़ के हैं उनके द्वारा किया गया और अरबली के युद्ध में जोधा को पराजित कर दिया गया और मंडोर तथा सोजत का जो क्षेत्र है उस पर मेवाड़ी सेना ने या कुंभा का अधिकार हो गया और अगले 15 वर्ष तक यही स्थिति बनी रही। इन 15 वर्षों के दौरान में राव जोधा ने बहुत बार इन क्षेत्रों को वापस लेने का प्रयत्न किया, बहुत से आक्रमण भी किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। आगे चल कर के हंसाबाई जो मोकल की माँ थी, उनके द्वारा
कुंभा को समझाया गया और मीडिएशन किया गया, मध्यस्थता की गई और कुंभा ने उनकी समझाइश पर राव जोधा को जो है मंडोर का जो क्षेत्र था, जो सोजत का क्षेत्र था, वो वापस लौटा दिया। और इस प्रकार से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का ये संघर्ष जो था वो समाप्त हुआ। राव जोधा जो हैं उन्होंने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से करके और दोनों पक्षों के बीच में शांति स्थापित की। कुंभा के द्वारा मारवाड़ राव जोधा को लौटाए जाने का मेन रीज़न ये भी था कि उसे इस समय गुजरात और मालवा के साथ लगातार संघर्षरत होना पड़ रहा था, तो दोनों और जो है वो बराबर ध्यान नहीं दे सकता था। तो उसने ये बेहतर समझा कि मारवाड़ में अपना सहयोगी जो है उसको ही राज्य करने दिया जाए, यानी वहाँ पर एक सहयोग स्थापित कर लिया जाए। इसके बाद में हाड़ौती की विजय। हाड़ौती में बूंदी और कोटा वाला क्षेत्र आता है और यहाँ पर हाड़ा चौहान जो हैं उनके द्वारा राज्य किया जा रहा था। कुंभा के समकालीन बूंदी के हाड़ा शासक बैरिसाल और भाण थे। मेवाड़ के ये जो बूंदी का क्षेत्र है वो पहले मेवाड़ के सामंत थे, लेकिन बाद में इनके द्वारा जो है स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और साथ ही कुंभा के राज्यकाल के प्रारंभ की जो अव्यवस्था थी उसका लाभ उठाते हुए इन्होंने मेवाड़ के पूर्वी दुर्ग क्षेत्र मांडलगढ़ और जहाजपुर पर अधिकार कर लिया था। कुंभा जो है उन्होंने सेना भेज करके इनके खिलाफ गागरोन और मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया और बूंदी के शासक को पराजित करके उसे वापस से अपनी अधीनता में लाया। लेकिन इन्होंने मेवाड़ में बूंदी के क्षेत्र को या फिर हाड़ौती के क्षेत्र को सीधा शामिल नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने अधीन मान करके उनसे कर प्राप्त किया। साथ ही में भाण और सांडा जो कि उसका भाई था जो कोटा में शासन कर रहा था, इनके बीच में भी कुछ आपस में विवाद था और भाण ने जो है महमूद खिलजी से सहायता मांगने का प्रयत्न किया, तो कोटा के शासक उसके भाई सांडा ने कुंभा से सहायता प्राप्त की। तो कुंभा ने सांडा को सहयोग प्रदान किया और भाण की इसमें पराजय हुई थी, तो बाद में उसने मेवाड़ के अधीन स्वयं को करके और कर देना मेवाड़ को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद में कुंभा जो है उसने पूर्वी राजस्थान में भी रणथंभौर और आमेर की विजय की। आमेर में कायम खानी मुसलमान थे। कायम खानी मुसलमानों को पराजित करके इन्होंने कछवाहा शासक उद्दरण को वहाँ राज्य दिलाने में अपनी सहायता प्रदान की, यानी उद्दरण को वहाँ गद्दी पर बिठा दिया उस क्षेत्र को जीत करके, और रणथंभौर पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। इसके अलावा टोंक और अलवर का जो क्षेत्र है उस पर भी कुंभा ने अपना प्रभाव स्थापित किया। दो मुख्य राज्य जो हमेशा से मेवाड़ के ऊपर अपनी आंख लगाए बैठे थे, जिनमें मालवा और गुजरात शामिल हैं, तो वो राणा कुंभा और मालवा के बीच में और राणा कुंभा और गुजरात के बीच में लंबे समय तक संघर्ष चला। इनमें सबसे पहले हम राणा कुंभा और मालवा के बारे में पढ़ेंगे। मालवा का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस समय महमूद खिलजी शासन कर रहा था। ये खिलजी वंश का था। पहले मालवा का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद में तुगलक वंश के जो अयोग्य और निर्बल शासक हुए उनके समय में मालवा को स्वतंत्र कर दिया गया था और इस समय यहाँ महमूद खिलजी शासक था। 1435 में ये शासक बना और मैंने ऑलरेडी बताया है कि मेवाड़ के जितने भी विद्रोही थे उन सब के द्वारा मालवा में जाकर के शरण ले ली गई थी। तो एक तरीके से मेवाड़ के विद्रोही सरदारों का ये शरणगाह बना हुआ था। तो ऑब्वियसली कुंभा जो है वो इससे नाराज़ था, असंतुष्ट था, और जो तत्कालीन कारण बना वो भी यही था कि महपा पवार जो मोकल की हत्या में शामिल था वो मालवा में छिपा हुआ था और कुंभा ने मालवा के सुल्तान से उसे मेवाड़ को लौटाने के लिए कहा, लेकिन मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने इससे इनकार कर दिया। तो जो कुंभा है उनके द्वारा मालवा पर आक्रमण कर दिया गया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ राणा और मालवा के महमूद खिलजी के बीच में। कहा जाता है कि इस युद्ध में महमूद खिलजी पराजित हुआ और राणा की सेना ने उसे कैद कर लिया और अगले 6 महीने तक उसे बंदी बना करके चित्तौड़ के दुर्ग में रखा गया। बाद में कहते हैं कि राणा ने उसे मुक्त कर दिया और वापस से उसने जा कर के मालवा में अपना राज्य स्थापित किया। मालवा और
मेवाड़ के बीच में अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये युद्ध मुख्यतः हुआ। हाड़ौती का जो क्षेत्र था उस पर मालवा का शासक भी अपना अधिकार करना चाहता था और मेवाड़ का जो शासक था वो भी। तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने क्योंकि हाड़ौती के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ के साथ सीधा संघर्ष प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में महमूद खिलजी जब वापस लौट गया तो उसने अपनी सैनिक तैयारी की और बाद में वापस से बदला लेने के लिए उसने कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। कुंभलगढ़ पर जब आक्रमण किया तो कुंभलगढ़ का घेरा बहुत सुरक्षित है, बहुत सुदृढ़ जो है वह व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था की गई थी। तो कुंभलगढ़ के किले पर अधिकार करने में वो असफल रहा, लेकिन कुंभलगढ़ के दुर्ग के नीचे उपस्थित बाण माता का मंदिर था जिसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, मूर्ति को तोड़ा गया, लेकिन कुंभलगढ़ पर उसका अधिकार नहीं हो पाया। तो कुंभलगढ़ का घेरा उठा करके वो चित्तौड़ दुर्ग की ओर आया, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग में भी उसे सफलता नहीं मिली। इसके बाद में महमूद खिलजी ने समझ लिया कि चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने से पहले जो उसे सीमावर्ती क्षेत्र हैं जिनमें गागरोन शामिल है, मांडलगढ़ शामिल है, इन पर अधिकार करना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो आगे और आक्रमण करे। तो इसीलिए उसने गागरोन पर आक्रमण किया और 1444 ईस्वी में गागरोन का शासक उस समय खींची राजपूत वंश का अचल सिंह था। ये कुंभा का बहनोई भी था। तो इस पर आक्रमण करके उसने गागरोन को जीत लिया, क्योंकि कुंभा जो है समय पर अचल सिंह के लिए सहायता नहीं भेज सका। इसके बाद में 1446 ईस्वी में उसने मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन इसमें भी असफल रहा। रणथंभौर पर खिलजी का अधिकार हो गया था, तो महमूद खिलजी ने वहाँ पर अपना शिविर स्थापित करके और उसने फिर दोबारा 1446 अक्टूबर में मांडलगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन इसमें भी उसे असफलता मिली। मांडलगढ़ पर तीसरा आक्रमण भी महमूद खिलजी के द्वारा किया गया 4 दिसंबर 1456 को। ऑब्वियसली ये भी असफल रहा। बहुत से मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा ये लिखा गया है, जिनमें फरिश्ता भी शामिल है, कि कुंभा जो है उसने बहुत सा धन दे करके और महमूद खिलजी को वापस लौटा दिया था। लेकिन राजपूती रचनाएं हैं उस समय की, राजपूती जो ग्रंथ हैं उनके अंदर इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। तो इनमें कितनी सत्यता है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये क्लियर है कि उसका मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं हो पाया। इसके बाद में अजमेर पर उसने आक्रमण किया महमूद खिलजी ने 1455 ईस्वी में, क्योंकि अजमेर में दरगाह शरीफ जो मुसलमानों का पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है, उसने कहा कि इस वाले क्षेत्र पर मुस्लिम शासकों का अधिकार होना चाहिए। इसी वजह से उसने अजमेर पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण के समय अजमेर का किलेदार गजाधर सिंह था, उसे पराजित करके और अजमेर पर उसने अधिकार कर लिया और वापस मालवा लौट गया। सैफ खां को यहाँ का किलेदार नियुक्त किया गया, लेकिन उसके मालवा लौटने के कुछ महीने बाद कुंभा ने वापस अजमेर पर आक्रमण करके वापस अपना अधिकार करके मेवाड़ में उसे शामिल कर लिया। तो ये कुंभा, मेवाड़ और मालवा के बीच में लगातार संघर्ष होता रहा, लेकिन इसमें कोई स्पष्ट विजय किसी भी पक्ष को प्राप्त नहीं हुई। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो महमूद खिलजी था उसे मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करके कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के जो मेन किले थे, मांडलगढ़ का क्षेत्र था, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सफलता उसको प्राप्त नहीं हुई। तो ये कुंभा की सैनिक उपलब्धि मानी जा सकती है। इसके बाद में हम अब कुंभा और गुजरात के आपसी संबंधों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1433 से 1468 के बीच में गुजरात पर 5 सुल्तानों ने शासन किया और 1442 ईस्वी तक गुजरात और मेवाड़ के संबंध शांतिपूर्ण रहे। इनमें आपस में किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हुआ। गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन अहमद शाह जो था, उसके समय में पहली बार मेवाड़ के साथ युद्ध करना प्रारंभ हुआ। वह पहला शासक था जिसने मेवाड़ के विरुद्ध अपनी नीति अपनाई और उसने 8 साल गुजरात पर शासन किया, जिसमें 3 बार उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इसका मेन रीज़न वही राजनीतिक महत्वाकांक्षा, क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाना, सल्तनत का कमज़ोर होना, दिल्ली सल्तनत का कमज़ोर होना, और साथ ही में नागौर का जो राज्य था, नागौर पर मुस्लिम शासकों का राज्य था और यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ 2 भाइयों शम्स खां और मुजाहिद खां के
बीच में इनके पिता फिरोज़ खां की मृत्यु के बाद में। तो शम्स खां जो था उसने कुंभा की सहायता मांगी मुजाहिद खां के विरुद्ध। कुंभा ने उसकी सहायता की लेकिन कुछ शर्तें रख दी, जैसे वो किलेबंदी नहीं करेगा इस प्रकार की। तो उसने उस समय तो जब जब उसे सहायता चाहिए थी तो उसने कुंभा की शर्तें मान ली, लेकिन जब कुंभा ने उसका सहयोग करके और उसे नागौर की गद्दी दिलवा दी तो उसके बाद में उसने अपना इन शर्तों से मुंह फेर लिया और किलेबंदी करना प्रारंभ किया। तो कुंभा ने उसके विरुद्ध सेना भेजी और शम्स खां ने फिर गुजरात के सुल्तान की सहायता मांगी। इस प्रकार से नागौर का जो ये उत्तराधिकार का युद्ध था ये भी एक रीज़न बना गुजरात के शासक का मेवाड़ पर आक्रमण करने का। साथ ही में जो सिरोही के शासक थे देवड़ा चौहान, उनके द्वारा भी गुजरात से कुंभा के खिलाफ सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। तो इसकी वजह से भी उनकी सहायता के लिए भी मेवाड़ और गुजरात के बीच में जो है युद्ध हुए, लेकिन इन युद्धों में गुजरात के शासकों को कोई सफलता मेवाड़ के खिलाफ नहीं मिली। इसी दौरान जो गुजरात और मालवा हैं इन्होंने मेवाड़ के खिलाफ संयुक्त गठबंधन बनाया। दोनों ने आपस में एक संधि की मेवाड़ के विरुद्ध, जिसे चंपानेर की संधि कहते हैं। ये 1453 ईस्वी में हुई और इस संधि में ये डिसाइड किया गया कि दोनों जो सेनाएं हैं मालवा की और गुजरात की, दोनों सुल्तान जो हैं मेवाड़ पर एक ही समय में अलग अलग मार्गों से होते हुए आक्रमण करेंगे, एक पूर्वी ओर से एक पश्चिमी ओर से। तो दोनों ओर से आक्रमण करने पर मेवाड़ का शासक जो है दोनों पक्षों का सामना एक साथ नहीं कर पाएगा और किसी न किसी एक पक्ष को या दोनों ही पक्षों को जो है सफलता वहाँ प्राप्त हो पाएगी। तो इसीलिए उन्होंने आपस में संधि की और 1457 में इस संधि के तहत इन्होंने मेवाड़ पर एक साथ अलग अलग मार्गों से आक्रमण किए। लेकिन कुंभा जो भी वर्णन मिलते हैं उनके अंदर मुस्लिम इतिहासकारों ने कहा है कि कुंभा जो है वो उसने धन दे करके इन दोनों पक्षों को लौटा दिया, लेकिन सिंपली ऐसा वर्णन राजपूती स्रोतों में नहीं मिलता। तो सिंपली ये कहा जा सकता है कि दोनों जो मालवा और गुजरात के शासक थे आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सके और अपनी संधि की शर्तों के अनुसार एक साथ कार्यवाही और सहयोग नहीं कर सके और कुंभा जो है दोनों को अलग अलग पराजित करने में सफल रहा। हो सकता है उसने इन दोनों की आपसी फूट का फ़ायदा उठाया हो और शायद किसी एक पक्ष को कुछ धन दे करके अपनी ओर मिला करके लौटा दिया हो और दूसरे पक्ष को उसने पराजित कर दिया हो। तो स्पष्ट स्थिति का जो है पता नहीं चलता, क्योंकि अलग अलग राजपूती जो स्रोत हैं उनके अंदर और जो मुस्लिम स्रोत हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार के वर्णन प्राप्त होते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस संधि का जो मेन मोटो था, उद्देश्य था, उसमें मालवा और गुजरात के शासक सुल्तान असफल हुए और मेवाड़ पर अपना अधिकार नहीं कर पाए। इसके बाद में मेवाड़ के महाराणा कुंभा जो हैं उनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।